फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 18 नवंबर 2024 और 18 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच एजेंसी फॉर कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, सेकेंड ऑप्शन है सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में विश्वसनीय डेटा विश्लेषण और नीति सिफारिशों तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे देश की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और रणनीतिक संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित होगा। इससे देश को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में अपनी नीतियों, विनियमों और निवेश रणनीतियों को सुव्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने संयुक्त रूप से अमरावती विकास परियोजना के लिए 13,500 करोड़ रुपए का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। अमरावती विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इन नवंबर 2024 द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइंटली एग्रीड टू ग्रेट अ लोन of rate 13,500 crore rupees for the Amravati development project. Amravati development project is located in which among the following states? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है केरल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के लिए विश्व स्तरीय राजधानी का सपना बड़े पैमाने पर वित्त पोषण के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने संयुक्त रूप से अमरावती विकास परियोजना के लिए 13,500 करोड़ रुपए का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में 2 दिनों तक चली वार्ता सकारात्मक रूप से संपन्न हुई, जिससे विश्व बैंक और एडीबी ने ग्रीनफील्ड राजधानी शहर अमरावती के विकास के लिए 13,500 करोड़ रुपए के ऋण देने को अंतिम मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने आधुनिक दासता को रोकने और उसका जवाब देने के लिए सरकार, व्यवसाय और समाज के किए गए कार्यों को मजबूत करने के लिए किस इवांस को देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? विच कंट्री हैज अपॉइंटेड क्रिस एवनास एज द कंट्रीज फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर to strengthen to the work undertaken across government, business and society to prevent and respond to modern slavery? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है यूके। बताइएगा दोस्तों, किस देश ने आधुनिक दासता को रोकने और उसका जवाब देने के लिए सरकार, व्यवसाय और समाज के किए गए कार्यों को मजबूत करने के लिए क्रिस इवांस को देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया देश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफर्स ने घोषणा की है कि पूर्व सीनेटर और मानवाधिकार अधिकारी क्रिस इवांस दिसंबर में शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए पहले ऑस्ट्रेलियाई गुलामी विरोधी आयुक्त के रूप में काम करेंगे। नए आयुक्त की भूमिका आधुनिक दासता को रोकने और उसका समाधान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में सरकार, व्यवसाय और समाज में किए जा रहे कार्यों को मजबूत करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने नगर निगमों में राजस्व सृजन के स्रोतः, अवसर और चुनौतियों पर रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट ऑन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस? फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है DRDO, थर्ड ऑप्शन है नीति आयोग, फोर्थ ऑप्शन है नाबार्ड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने नगर निगमों में राजस्व सृजन के स्रोतः, अवसर और चुनौतियों पर रिपोर्ट जारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नगर निगमों को संपत्ति कर में सुधार, उपयोगकर्ता शुल्क को युक्ति संगत बनाने तथा बेहतर संग्रह तंत्र के माध्यम से अपने राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोतः, अवसर और चुनौतियां शीर्षक वाली रिपोर्ट में 232 नगर निगमों के बजटीय आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें देश के कुल 90% से अधिक नगर निगम शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें महंगी होने के कारण अक्टूबर में थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। Wholesale price inflation rose to a 4-month high in October as prices of food items, especially vegetables and manufactured goods, turned dearer as per the government data released in November 2024. फर्स्ट ऑप्शन है 2.26%, सेकेंड ऑप्शन है 2.36%, थर्ड ऑप्शन है 2.46%, फोर्थ ऑप्शन है 2.66%। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2.36%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार
खाद्य वस्तुओं विशेषकर सब्जियों और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से थोक मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में से बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 2.36% पर पहुंच गई। सितंबर 2024 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 1.84% थी। पिछले साल अक्टूबर में ये -0.26% थी। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 13.54% हो गई, जबकि सितंबर में यह 11.53% थी। सब्जियों की मुद्रास्फीति में 63.04% की वृद्धि हुई, जबकि सितंबर में यह 48.73% थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मधुमेह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 10 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 11 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 12 नवंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 14 नवंबर को। बताइएगा दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो एक दीर्घकालिक बीमारी है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ IDF इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जो मधुमेह की रोकथाम, स्वास्थ्य जोखिमों और रोग के साथ प्रबंधन और अच्छी तरह से जीवन जीने पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एलेक्स डिडियर फिल्म एम ने किस कैरेबियाई देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? एलेक्स डिडियर फिल्म एम वॉज स्worn इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कैरेबियन कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीगुआ और बारबुडा, सेकेंड ऑप्शन है बारबाडोस, थर्ड ऑप्शन है ग्रेनाडा, फोर्थ ऑप्शन है हैती। बताइएगा दोस्तों, एलेक्स डिडियर फिल्म एम ने किस कैरेबियाई देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हैती। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एलेक्स डिडियर फिल्म एम ने कैरिबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हैती गंभीर मानवीय और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। गिरोहों की हिंसा में वृद्धि हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। अकेले 2024 की पहली तिमाही में इस हिंसा के कारण लगभग 2500 लोग मारे गए या घायल हुए। नए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दों को सीधे संबोधित करने का संकल्प लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा सरकार के सहयोग से में आयोजित किया जाएगा। यह भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने और संपर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम January 8 to January 10, 2025 in collaboration with the Odisha government. It provides an important platform to engage and connect with the Indian diaspora. फर्स्ट ऑप्शन है कटक, सेकेंड ऑप्शन है भुवनेश्वर, थर्ड ऑप्शन है संबलपुर, फोर्थ ऑप्शन है ढेंकनाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा सरकार के सहयोग से अगले वर्ष 8 जनवरी से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2025 के लिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ विदेश मंत्री एस जयशंकर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द सीईओ ऑफ डीबीएस बैंक इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है देवाशीष मिश्रा, सेकंड ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, थर्ड ऑप्शन है रजत वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है अशोक चंद्र। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रजत वर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डीबीएस की भारत इकाई ने अपने संस्थागत बैंकिंग प्रमुख रजत वर्मा को बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। वह सुरजीत सोम का स्थान लेंगे जो 2015 से डीबीएस बैंक इंडिया का नेतृत्व करने के बाद सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहे हैं। वर्मा को पिछले वर्ष डीबीएस का प्रबंध निदेशक तथा भारत के लिए संस्थागत बैंकिंग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार डीबीएस में शामिल होने से पहले उन्होंने एचएसबीसी में 26 साल से अधिक का समय बिताया, जहां वे भारत में वाणिज्यिक बैंक के प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी और बिहार में रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ AIIMS दरभंगा लेड इनैक्यूरेट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ रेट इन बिहार। फर्स्ट ऑप्शन है 1200 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 12,000 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1300 करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 14,000 करोड़। बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी और बिहार में रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12,000 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी और बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एम्स दरभंगा में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, आवासीय सुविधाएं और एक रैन बसेरा शामिल होगा जो बिहार और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने 5,070 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने NH 327E की 4 लेन वाले गलगलिया अररिया खंड का भी उद्घाटन किया, जो गलगलिया के रास्ते अररिया से पश्चिम बंगाल तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।